तो हम पढ़ते हैं आज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हार्मफुल का मतलब आप जानते हैं, हार्मफुल मतलब जो हमारे लिए अच्छा ना हो, जो हमारे लिए खतरनाक हो, हमें बीमार कर सकता हो, उसको कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हार्मफुल किन के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो प्लांट के लिए हो सकता है, एनिमल के लिए हो सकता है और ह्यूमंस के लिए हो सकता है। इन तीनों के लिए जो ये माइक्रोब्स हैं वो हार्मफुल हो सकता है। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और दूसरा होता है फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पे पहला कैटेगरी है यहाँ पे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डिजीज क्या होता है। डिजीज का मतलब होता है जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्रॉपर फंक्शन ना करे तो उसको कहते हैं डिजीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे डिजीज कॉज कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म आता है जिसका नाम है पैथोजन। कि पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन आप याद रखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज या आर कॉल्ड पैथोजन्स। ठीक है, यदि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो इज लगाएंगे और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कहते हैं तो आर लगाएंगे। आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल का ये खेल है, लेकिन साइंस में ज़्यादा ये सब मायने नहीं रखता है। साइंस में आपका जो सेंटेंस है वो भी ज़्यादा मायने नहीं रखता। साइंस में मायने क्या रखता है कि आप बताना क्या चाहते हैं मेनली। तो पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज कर सके, जो डिजीज कॉज करता हो, उसको कहते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करेगा उसको बोलेंगे पैथोजेंस। अब आप जानते हैं कि कुछ डिजीज ऐसा होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है। तो ऐसे डिजीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और बहुत सारा डिजीज ऐसा होता है जो कि एक से दूसरे में नहीं फैलता, जैसे कि पोलियो, जैसे कि कैंसर। ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये जो है स्प्रेड होकर के एक से दूसरे पर्सन में नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि चिकन पॉक्स, जैसे कि फीवर, जैसे कि कोई भी वायरस आ, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया है वो वायरस, या फिर कोई भी H1 वायरस है वो भी। तो कोई भी वायरस हो तो वो ज़्यादा फैलता है। तो जो भी डिजीज एक पर्सन से दूसरे डिजीज में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चला जाए, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या पर्सनल कांटेक्ट के द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और ऐसा डिजीज जो ना फैले उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जिसका नाम है कैरियर्स। अब देखते हैं कि ये कैरियर्स क्या होता है। कैरियर्स वो होता है जो किसी भी मान लीजिए एक पर्सन जो है बुखार लगा है किसी को, ठीक है, दूसरा पर्सन हेल्दी है, ठीक है। अब एक मक्खी उड़ करके यहाँ आया, इनके शरीर पे बैठा, इनको शरीर पे घूमा और दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उनके शरीर पे भी जाकर के घूमा, तो इनका जो डिजीज है वो इसमें जाकर के वो भर दिया। मतलब कोई भी जो हॉर्स फ्लाई हो या मॉस्किटोज हो, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक यदि डिजीज को कैरी करता है तो उसको कहते हैं कैरियर्स। ठीक है, अब ये कैरियर्स भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो ह्यूमन में मेनली पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा ऐसा डिजीज है। तो सबसे पहले है यहाँ पे मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? तो फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो होती है, तो उनसे ये फैलता है। ये फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो जो नाम है उनसे फैलता है मलेरिया। ठीक है, उनसे होता है मलेरिया। अब पैथोजेंस कौन से हैं? ये मतलब इनके जो टाइप हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट है, उनमें से कौन से पार्ट का है ये? फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटोज, तो प्रोटोजोअन के पार्ट का है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने 5 पार्ट पढ़ा था उसमें जो प्रोटोजोआ था उन्हीं का पार्ट है ये फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो। अब यहाँ पे कौन सा हमें प्री क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंशन, वो हमें मतलब कौन सा प्रिवेंटिव जो मेजर्स है उसे हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम बच सकते हैं मलेरिया से। तो वो है डू नॉट अलाउ दीज टू थ्राइव इन द लोकेलिटी, यूज रिफ्लेंट्स एंड नेट्स। मतलब इन्हें अपने लोकेलिटी में ऐसा मतलब व्यवस्था कीजिए जो आपके लोकेलिटी में ये
मॉस्किटोज नहीं पहुंच पाए, और यदि पहुंच भी जाते हैं तो नेट लगा करके या और भी सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनसे बचिए। दूसरा डिजीज है यहाँ पे कोलेरा, ठीक है। कोलेरा किससे होता है? तो वो होता है कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर से। वो कौन सा पैथोजन है? तो बैक्टीरियम है। ये कैसे होता है? तो यदि आप प्रॉपर अपना सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनसे भी हो सकता है। इससे बचना कैसे है? तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस, आप जो अपना जो प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस है उसको मेंटेन कीजिए, जैसे कि बॉइलिंग वाटर पीजिए और अनकवर्ड फूड को अवॉइड कीजिए, अनकवर्ड फूड को मत खाइए। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइफाइड, जो कि वो भी कंटेमिनेटेड फूड से फैलता है, बैक्टीरियम डिजीज है, और उसको भी आप प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस के करके उनसे बच सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि बैक्टीरियम है। इनको आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। बचपन में यदि आपका वैक्सीनेशन हो जाती है तो ट्यूबरकुलोसिस की होने की मतलब चांसेस बहुत कम होती है। कॉमन कोल्ड जो है वो भी जो है एयर से फैलता है, और जो पैथोजेंस हैं वो होते हैं वायरस। और उसके बाद उससे बचा कैसे जाए? तो अपने मतलब साफ सुथरा रहिए तो इससे आप बच सकते हैं। तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, ये सब आप याद कर लीजिएगा। यहाँ भी कुछ है डिजीज सब के बारे में, तो इस सबको आपको याद करना पड़ेगा। इस समय समझने के लिए कुछ नहीं है, इस सबको आप सीधे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स के बारे में। अब फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो इससे पहले मैंने बताया कुछ डिजीज सब के बारे में, उस डिजीज सब को समझाने का जरूरत नहीं है। उस सबको आपको बस याद करना पड़ेगा, ठीक है। उस सबको आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स के बारे में कि फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, ऐसा बहुत सारे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड को डिस्ट्रॉय कर देता है। थोड़ा देर तक यदि आप फूड को अनकवर्ड छोड़ो या फिर कवर्ड करके भी किसी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसको रखेंगे तो भी वो जो है सड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे। तो जैसे कि ब्रेड, वो भी आप 2-3 दिन उसको रखो घर में, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा यदि वैसे ही हवा लगेगी उसमें। तो उसके बाद और भी बहुत सारे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसमें मेनली जो फूड स्पॉइलिंग जो करता है, फूड को जो बेकार करता है माइक्रोब्स, उस मेनली फंगी करता है, ठीक है। फंगी और बैक्टीरिया, यही दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फूड को ख़राब करने के लिए। अभी करता क्या है? तो मान लीजिए आपके पास एक ब्रेड है। इस ब्रेड को यदि आप हवा में खुला छोड़ देंगे तो इस पर क्या होगा? फंगी जो है ग्रो कर जाएगा। फंगी क्या करेगा? अपना टॉक्सिक सब्सटेंस इस ब्रेड पे छोड़ेगा और इस ब्रेड को वो सड़ा देगा। सड़ाने के बाद क्या करेगा? वो फंगी इस ब्रेड से सारा न्यूट्रिएंट्स लेगा और वो खुद को जिंदा रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फूड को स्पॉइल कर देता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि आपको पता चलवाएगा कि ये जो है फूड जो है स्पॉइल हो गया है। क्या होगा? फॉल ऑर्डर हो जाना, या फिर वहाँ पे कॉटन लाइक जो ये देख रहे हैं आप, कॉटन लाइक जो मतलब स्ट्रक्चर जो बन गई है तो वो हो जाएगा। तो आप उसे भी समझ सकते हो कि ये जो फूड है वो ख़राब हो चुकी है। या फिर उनका जो है चेंज ऑफ सरफेस कलर, सरफेस का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। जो ब्रेड है वो ब्लैक हो जाता है मेनली, या ब्लू हो जाती है। उसका जो टेस्ट होगा वो भी सौर होगा, मतलब खट्टा होगा। उसके बाद उसमें क्या होगा? गैस फॉर्मेशन हो जाती है। तो यही सब कुछ पहचान है। इन सब कुछ के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जो फूड है वो ख़राब हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है, हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बीमारियां हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड को कैसे प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जब किसी भी फूड मटेरियल्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं लॉन्गर समय तक। किसी भी फूड मटेरियल्स को यदि हम ज़्यादा टाइम तक एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखते हैं तो उसी को कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन का यहाँ पे कुछ मेथड है जिसके जरिए हम आसानी से फूड को प्रिजर्व करके लॉन्गर टाइम तक रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे वो हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेथड है और दूसरी तरफ जो है कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो वो है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ मेथड है और दूसरी तरफ प्रोसेस है। तो पहला मेथड है बॉइलिंग। अब बॉयल करके कैसे आप किसी भी फूड को लॉन्गर टाइम तक रख सकते हैं। आपने देखा होगा किचन में अपनी मम्मी को कि दूध को क्या करती है? गर्म कर देती है, और गर्म करने के बाद उसको रखती है तो वो ज़्यादा समय तक अच्छे से रह पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मिल्क को गर्म करते हो तो उनमें जो
माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसके बाद वो जो है खाने पीने लायक दूध हो जाता है, और आसानी से उससे आप जो भी न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करना चाहो जो उनमें रहता है वो प्राप्त कर सकते हो। अब बॉयल करने से क्या हुआ, तो उनमें जो माइक्रोब्स थे वो मर गए, और आसानी से वो जो है फूड को, उस दूध को आप लंबे समय तक रख सकते हो। उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसा मेथड होता है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फूड में से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब आप देखते होंगे गेहूं को या धान को क्या करते हैं, अब रखने से पहले, फूड को स्टोर करने से पहले सुखाते हैं, क्योंकि सन के नीचे मतलब धूप में सुखा देते हैं, क्योंकि उसमें जो वाटर का मॉइस्चर का लेवल प्रेजेंट होता है उसको हटा देने से फूड जो है सिक्योर हो जाता है। यदि उसमें वाटर का लेवल प्रेजेंट रहेगा, मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें आसानी से माइक्रोब्स जो हैं ग्रो कर जाएंगे, और आसानी से जब माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तो फूड हमारा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उसको सन के अंदर ड्राइड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी सारा प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस को आप पढ़ लीजिए, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको समझने नहीं आ पाए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप फटाफट से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आसानी से मैं उनका आंसर दे पाऊंगा। यदि आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में मुझे बोलें कि मैं ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा। ग्रुप में आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकोगे, और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन भी चलता रहेगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, तो कल हम आपको मेनली बताएंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और बहुत सारे इस चैप्टर में ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो उन साइंटिस्ट के बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन कल। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। और अगला वीडियो देखना हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के वहां पर ऑल वाली ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यदि आप ये पार्ट हमारा 2 था शायद, हाँ पार्ट 2 या 3 था ये, लेकिन उससे पहले वाली जो पार्ट है, जैसे कि और भी जो मैंने कुछ बताया है इस चैप्टर में, तो उस सारे चैप्टर इससे पहले जो बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो सबका भी लिंक जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी अगले पिछला जो वीडियो है उसको एंजॉय कर सकते हो, शुरू से इस चैप्टर को समझ सकते हो। सारा लिंक जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed.